अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से ही रिलेटेड है। मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसमें हम एक से ज़ायद जो है वो पार्टिकल्स लेते हैं, और इसमें जिस तरह हमने एक सिंगल पार्टिकल के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो था वो लिखा था, इसी तरह हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है उसको करने जा रहे हैं। और इसमें हम ये देखेंगे कि जो एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, उसकी मोशन जो है वो किस पॉइंट पे या किस पार्टिकल पे जो है वो डिपेंड करती है। चलें शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो इसलिए उसको कैपिटल पी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इसके लिए हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है। सपोज वी हैव अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। तो वो पार्टिकल्स है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक बॉडी था जिसके अंदर ये एन पार्टिकल जो है वो मौजूद है। तो इसमें जाहिर है कि हर जो पार्टिकल होगा उसका एक पोजीशन वेक्टर होगा। तो हम दो कोई पॉइंट ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं ith पार्टिकल, और उसके अलावा जो भी पार्टिकल्स होंगे वो हमारे लिए होंगे jth पार्टिकल्स। तो ये हम दो पार्टिकल जो है वो ले लेते हैं। तो एक ith पार्टिकल जो है उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम अ, इशारों से शो कर देते हैं, और एक और हम पार्टिकल ले लेते हैं जिसके पोजीशन वेक्टर को हम अ, एक और एरो से जो है वो जाहिर कर देंगे। तो फर्ज कर लें कि ये जो है हमारा वो जेथ पार्टिकल होगा। तो एक हमारे पास जो है वो आयत पार्टिकल हो गया, एक हमारे पास जो है वो जेथ पार्टिकल हो गया। ये फर्ज कर लें कि हमारे पास आयत पार्टिकल था और ये हमारे पास जो है वो जेथ पार्टिकल है। अब चूंकि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए जो उसकी मोशन होती है एक सिंगल पॉइंट से भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर भी जाहिर है कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास जो है वो मौजूद होगा, जिसको हम लोकेट करेंगे कैपिटल आर से। तो वो फर्ज कर ले, चले इसे किसी और कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फर्ज कर लें कि कोई यहाँ पे पॉइंट होगा जिसको जो है वो हम सेंटर ऑफ मास जो है वो कह देंगे, और सेंटर ऑफ मास जो है उसको हमको पता है कि हम आर कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे सिस्टम में कोई तमाम जो पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स का जो मीन होगा वो हमारे पास आएगा। इसमें जो ith पार्टिकल है उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम आर आई से डिनोट कर देते हैं, और जो हमारे पास jth पार्टिकल है उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम आर जे से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमें जैसे पता है कि जो हमारा पार्टिकल है उसमें अब दो तरह की फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं।
एक तो उन पार्टिकल्स की इंटरनल फोर्सेस हैं जो वो आपस में लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और दूसरी जो है वो हमारी एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारे सिस्टम के ऊपर जो है वो लग रही है, और उस सिस्टम के हर पार्टिकल के ऊपर जो है वो लग रही है। तो लिहाजा हम कोई एक पार्टिकल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम आयत पार्टिकल लेते हैं, तो आयत पार्टिकल पर जो लगने वाली फोर्स होगी वो हमारी दोनों फोर्सेस का मजमूआ होगी, यानी जो इंटरनल फोर्स है उसका और जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका। तो इसलिए हम लिख सकते हैं फॉर एन आयत पार्टिकल, तो आयत पार्टिकल कौन सा होगा, एनी पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, यानी कोई सिस्टम में से कोई भी पार्टिकल जो है उसको हम आयत पार्टिकल कहेंगे। तो एनी पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम का कोई भी जो पार्टिकल है उसको हम आयत पार्टिकल जो है वो कह सकते हैं। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी, तो हमारी फोर्स क्या होगी, वो हम उसको लिख सकते हैं कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन आयत पार्टिकल, यानी सिंगल पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही है आयत पार्टिकल, इट विल बी द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन आयत पार्टिकल, यानी आयत पार्टिकल के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, प्लस टोटल फोर्स by all other particles, force on ith particle due to all other remaining jth particles। तो इसके ऊपर पहले भी बात की थी, इसको दोबारा देख लें, क्योंकि आई जो है वो हमारा है 1 2 3 अप टू n। तो अगर हम आई जो है वो थर्ड पार्टिकल ले लेते हैं तो फिर इसकी वैल्यू होगी 1 2 4 अप टू n। ठीक है, तो इसलिए फिर हम जो है वो यहाँ पर लिखते थे कि जो आई है वो इज नॉट इक्वल टू जे होगा। तो यहाँ पे आप याद रख लें कि ड्यू टू ऑल अदर रिमेनिंग पार्टिकल्स आर द जे पार्टिकल्स, तो ये जो जितने भी रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं जो आई के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये टर्म उस फोर्स को रिप्रेजेंट करती है जो उनकी इंटरनल फोर्स है, और ये जो है हमारे आई पार्टिकल के ऊपर जो लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स है उसको रिप्रेजेंट करती है। और अब हमें पता है कि जो फोर्स है वो ith पार्टिकल के ऊपर जो लग रही है, अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखें तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसलिए हमारी जो प्रीवियस इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं कि इट इज़ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स ऑन ith पार्टिकल दैट इज एक्सटर्नल, और फोर्स इंटरनल जो इंटरनल पार्टिकल आई के ऊपर जे पार्टिकल्स जो है वो लगा रहे हैं। अब चूंकि ये जो फोर्स है ये एक पार्टिकल के ऊपर है, तो अब हमारे पास सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वी हैव एन पार्टिकल्स, तो पूरे सिस्टम पर फोर्स मालूम करने के लिए टू हैव अ फोर्स ऑन ऑल सिस्टम, हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को जो सिंगल पार्टिकल जो ith पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स बता रही है इसको हमें सम करना पड़ेगा ओवर आइस, सब ओवर जितने भी आइस पार्टिकल हैं, जितने भी हमारे पास एन पार्टिकल्स हैं, लिहाजा इसको हम जो है वो सम करते हैं टोटल फोर्स के लिए जो हमारे, चूँकि हर पार्टिकल के ऊपर ये लग रही है, तो टोटल फोर्स सिस्टम के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल फोर्स ऑन ऑल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम।
तो इधर भी हम समेशन लेंगे, यानी यहाँ पर इसके साथ भी समेशन आएगा ओवर आइस प्लस, अब यहाँ पे दो समेशन आएंगे, एक समेशन ओवर आई होगा और एक समेशन ओवर जे होगा, यानी इसको जो है वो नीचे लिखते हैं। तो दूसरी टर्म जो हमारी होगी वो होगी, यानी कि समेशन ओवर आई भी आएगा जो हमें तमाम पार्टिकल्स की फोर्स बताएगा, और ये हमारे पास जो जेथ पार्टिकल्स की ये वाली टर्म थी वो आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो एक एक्सप्रेशन बन जाएगा फोर्स का। और इसको हम अल्टरनेटिवली ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये टर्म वैसे की वैसे इधर आ जाएगी, और यहाँ पर जो है वो समेशन आई और ये फोर्स एक्सटर्नल, तो इस दो समेशन को हम सिंगल समेशन की सूरत में भी लिख सकते हैं कि सम ओवर आईज सम ओवर जेस, लेकिन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, और उसकी वजह हम जो है वो पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं और अभी भी हमने पिछली स्लाइड के अंदर जो है वो देखी है। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ गया। अब इसमें हमने देखा था कि ये वाली जो फोर्स है ये इंटरनल फोर्स के बारे में बताती है और ये पेयर्स की सूरत में होती है, और हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा है, तो इसमें एक्शन और रिएक्शन जो है वो होता है, जिसकी वजह से हर पार्टिकल की फोर्स दूसरे पार्टिकल की फोर्स की अपोजिट होती है और इक्वल होती है, लिहाजा जो इंटरनल फोर्स है उसका आंसर जो है वो ज़ीरो आता है। तो इस टर्म ये वाली टर्म जो होगी इसका जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा। यानी इसकी जगह जो है वो हम ज़ीरो पुट करेंगे। ये तमाम जितने भी सम के अंदर टर्म्स होंगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन है उसको अगर हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, समेशन ओवर आई, क्योंकि यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव था मोमेंटम का, इसको हम डी ओवर डी टी मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल, और ये हमारे पास जो है टोटल फोर्स जो एक्सटर्नल है तमाम पार्टिकल्स के ऊपर लग रही, ये हमारे पास वो आ जाएगी टोटल एक्सटर्नल फोर्स। तो अब हम इसको जो मोमेंटम है इसको हम चाहें तो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी जो है वो भी कर सकते हैं, और आपको पता है कि डेरिवेटिव को हम समेशन के बाहर भी ले जा सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ द ith पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल। ये बात दोबारा ध्यान में रख लें कि ये चीज़ हमें सिंगल पार्टिकल के बारे में बता रही है, लेकिन जब हम इसको सम करते हैं तो ये तमाम पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो हमें बता रही है, और जो ये वाली टर्म है वो साथ हमारे ऐसे आती जा रही है। तो अब हमें ये भी पता है कि जो वेलोसिटी होती है ये टाइम डेरिवेटिव होता है पोजीशन वेक्टर का, जैसे हम अपने इनिशियल लेक्चर्स के अंदर जो इसको देख चुके हैं। ये हमारे पास आ जाएगा डी आर आई ओवर डी टी, तो ये हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगी। तो अब अगर हम इसको चाहें तो डेरिवेटिव की जो डेफिनेशंस हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उनको ध्यान में रखते हुए हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह जो है वो लिख सकते हैं कि डी स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर समेशन ओवर आइस, ये हमारे पास उसमें मास ऑफ द ith पार्टिकल पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल इक्वल्स टू फोर्स ओवर द सिस्टम, टोटल फोर्स ओवर द सिस्टम एक्टिंग ओवर ऑल ith पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल फोर्स आ जाएगी। अब इसमें हमने क्या किया है, ये हमारे पास टोटल फोर्स है जो हमारे सिस्टम के ऊपर लग रही है, और ये हमारे पास जो है वो हर पार्टिकल का एक हर पार्टिकल का इंडिविजुअल टर्म है। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी जैसे यहाँ पे था वो लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फोर्स जो है वो भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि अगर हम मैनी पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हो तो इट इज़ मोर
beneficial, it is more easy to discuss the motion of a single point। लेकिन ये एक सिंगल पॉइंट जो है ये हर पॉइंट नहीं होगा, ये एक मखसूस पॉइंट होगा जिसको पूरा सिस्टम जो है वो फॉलो कर रहा होगा, और उसको हमने नाम दिया था कि वो जो पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है। तो इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा कि हम पूरे सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल लेने की बजाय एक पॉइंट ले लें, यानी सेंटर ऑफ मास को ले लें। तो यानी हमने क्या बात की है कि एज वी आर discussing a system of particles, system of particles, so it is more appropriate, so it is appropriate, it is suitable to take into account, to discuss, to take into account the center of mass, center of mass of the system. Instead of taking each particle, instead of taking each particle, तो हर पार्टिकल लेने के बजाय हम एक सिंगल पार्टिकल लेंगे, तो उसके हिसाब से अपने मोशन जो सिस्टम है उसकी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो अब हमें अपना सिस्टम के अंदर सेंटर ऑफ मास है उसको लोकेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है जो हम पहले उसको प्रूव भी कर चुके हैं कि अगर हम सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं उनकी मास इनटू जो पोजीशन वेक्टर वाली टर्म्स हैं उनको हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, तो इस तरह हमारे पास जो है वो आर आ जाएगा, यानी हमारे पास पोजीशन आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ टोटल मास एम आई आर आई और टोटल मास, तो इस तरह हमारे पास सिस्टम का जहाँ पर भी ये पोजीशन मौजूद होगी वो आ जाएगी। तो ज़रा डायग्राम को हम देख लेते हैं। तो ये जो होगा ये हमारे पास जो है वो आर की वैल्यू होगी, और कोई भी पॉइंट यहाँ पे जो भी हमारे आर की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट होगा वो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। तो अगर हम इस टर्म को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आ जाएगा समेशन ओवर आइस एम आई आर आई इंटू एम total mass of the system and the position vector of the center of mass। तो ये वाली जो टर्म है ये हमारी इस टर्म के बराबर आ गई। अब हम इसको हमारे जो प्रीवियस इक्वेशन थी उसके अंदर हम पुट करेंगे, यानी यहाँ पर हम उसको जो है वो पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो ये आ जाएगा। उसको हम इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं, यानी कि ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं। जब इसके अंदर हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, तो हमारे पास आ जाएगी डी स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर, और जो हमारे पास ये वाली टर्म यहाँ पर मौजूद थी उसकी जगह हम ये वाली टर्म जो है वो पुट करेंगे एम आर इक्वल्स टू टोटल फोर्स एक्सटर्नल एक्टिंग ओवर द सिस्टम, यानी हमने जो ये वाली टर्म थी समेशन ओवर आइज एफ एक्सटर्नल ओवर ith पार्टिकल, इसको हमने टोटल फोर्स एक्टिंग ओवर द सिस्टम यानी एफ आई हमने इसके
क्या दिया, टोटल, सॉरी, उसका हमने सिंपल एफ जो है वो क्या दिया। ये हमारे पास जो है वो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर जो है वो लग रही है, यानी ये वाली चीज। तो अब जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू एम, और क्योंकि डबल डेरिवेटिव था इसलिए हम डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर आर भी लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है फिजिकली, कि व्हाट डज इट मीन फिजिकली, इसका ये हमें क्या इंफॉर्मेशन जो है वो दे रही है जो हम बयान कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें ये बता रही है कि जो टोटल फोर्स हमारे सिस्टम के ऊपर लग रही है वो उस पॉइंट पर लग रही है जिसको ये पॉइंट जो है वो लोकेट कर रहा है, और पूरे का पूरा सिस्टम इस मोशन को जो है वो फॉलो कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं this equation shows that total force that the total external force, यहाँ पे external आएगा, total external force is acting on the point located by R। ये क्या था, that is center of mass। So total force is acting over the center of mass and whole system या whole mass of the system is following the center of mass। तो इसलिए फिर हमने ये कहा था कि सारे सिस्टम का जो बिहेवियर होगा वो सेंटर ऑफ मास जैसा होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि होल मास ऑफ द सिस्टम बिहेव्स लाइक सेंटर ऑफ मास, और इसी वजह से फिर हमने ये कहा था कि इट सीम्स टू बी कंसंट्रेटेड ओवर द एट द पॉइंट दैट इज सेंटर ऑफ मास। तो अब जो हमारी ये वाली जो क्वेश्चन है एक्सटर्नल फोर्स की, इसको हम अगर चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। एम चूँकि कांस्टेंट है तो इसको हम डी ओवर डी टी इंटू जो कि डबल डेरिवेटिव था ये आर का, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। तो इसको अगर हम मोर अप्रोप्रिएटली लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ओवर डी टी आर। तो आर जहन में रहे कि ये क्या है, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। तो ये उसका फिर आ गया टाइम डेरिवेटिव। तो जब हम इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगी वेलोसिटी, उसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वेलोसिटी किसकी होगी, सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को जो था वो लोकेट कर रहा था। तो यही जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है यही हमारे पूरे सिस्टम की वेलोसिटी होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं डी ओवर डी टी इंटू एम वी सी एम, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, या फिर डी ओवर डी टी इंटू एम और वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो दोनों जो सेम है, तो इसी वजह से हमने कहा था कि होल मास ऑफ द सिस्टम इज फॉलोइंग द सेंटर ऑफ मास। तो जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं उनको हम लिख सकते हैं, जैसे कि जो m है ये है होल मास ऑफ द सिस्टम, होल मास ऑफ द सिस्टम, और v क्या है, vcm या v, ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास।
तो ज़रा पिछली इक्वेशन को देखें हम, तो ये हमारे पास है एम वी, और ये बेसिकली था क्या, ये हमारे पास है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डिपेंड किस पे कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इस वेलोसिटी के ऊपर जो है ये डिपेंड कर रहा है। तो टोटल जो हमारा मास होगा या सिस्टम होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। तो इसी वजह से हमने कहा था, ड्यू टू दिस रीजन we have said that whole mass of the system seems to be concentrated at center of mass। क्यों, दोबारा देख लें, because m यानी कि whole mass of the system moves with vcm, velocity of the center of mass। तो अब हम उसकी कंजर्वेशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि हमारी जो एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर लग रही है, वो हो जाएगी डी ओवर डी टी, यानी इसको हमने एम वी कहा, और इसको जो है वो हम इस तरह जो है वो लिख सकते हैं, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और हम इसको फिर टाइम डेरिवेटिव की सूरत में ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हमारे सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट ना कर रही हो, यानी टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज ज़ीरो, तो फिर क्या होगा कि जो हमारा मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इट विल बी कांस्टेंट। तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी इसमें जो मोमेंटम है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज नहीं आई होगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये आर्टिकल जो है वो समझ आया होगा, और इसमें सेंटर ऑफ मास की जो फादियत है जो हम पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, उसका पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।